गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो दोस्तों? तो हम लोगों ने भारतीय संविधान को पढ़ने की श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें हमारी ये क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने जाना कि भारतीय संविधान के जो सोर्सेज हैं वो किस देश से लिए गए हैं और क्यों लिए गए थे। इसके बारे में थोड़ा हमने ब्रीफ नॉलेज को जाना। इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आए सेकेंड क्लास में ये जानने भारतीय संविधान के भाग और उसके किस भाग के अंतर्गत कितने आर्टिकल हैं और कौन सा भाग इम्पोर्टेंट है और कौन सा भाग कम कम महत्वपूर्ण है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये अपनी सेकंड क्लास है। क्लासों की समय 15 से 20 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि लंबी क्लासें एक तरह से बनाने में भी दुविधा होती है और एक तरह से देखने में भी उसको दुविधा होती है। इसलिए हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और हमारे टॉपिक को एक तरह से अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। और इसमें पढ़ाने का लेवल ये रहेगा कि इसमें क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम, नेट जेआरएफ जो भी एग्ज़ाम है उसके सारे क्वेश्चन कवर हो सकें। तो हम उस हिसाब से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि सारी चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो जाएं और फिर बार बार चीज़ों को पढ़ना ना पड़े। तो पुरानी क्लास का सब लोग रिवीजन करके ही नई क्लास को देखने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग और उनके विषय। भारतीय संविधान के भाग और उनके विषय। दोस्तों, भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, इसको पढ़ने से पहले अगर हम लोगों ने भारतीय संविधान और उसके भागों को नहीं पढ़ा कि किस भाग में कितने आर्टिकल हैं, कौन सा भाग महत्वपूर्ण है, कौन सा भाग कम महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को हमने याद नहीं किया और एक बार एनालिसिस नहीं किया तो एक तरह से हम पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलेगा हमें बीच में से। तो पहले एक निष्कर्ष को देखो, पॉलिटी का क्या निष्कर्ष है पूरे संविधान का, पूरी पॉलिटी का, कि हम उसे कितने दिनों में कवर कर सकते हैं, कौन से पार्ट पे हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और किस पार्ट पे कम ध्यान देना है। तो हम इसको देखते हुए इस चीज़ को सबसे पहले क्लियर कर लें कि भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय। तो सबसे पहले है भाग नंबर 1। भाग नंबर 1, इसमें है हमारा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसमें दोस्तों भाग नंबर 1 है, इसमें भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक इसमें बताया गया है। तो भाग नंबर 1 को याद रखें। अब इसमें हम आगे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र क्या होता है, किस आर्टिकल में कौन से प्रावधान है, इस चीज़ को हम जानेंगे, डिटेल में जानेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे 1 बाई 1 एक एक भाग से। जब ये तीसरी क्लास होगी ये यहीं से स्टार्ट होगी, ये हमारी लास्ट क्लास है ब्रीफ नॉलेज के लिए। तो इसमें यही है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र और आर्टिकल 1 to 4 इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद तो भाग नंबर 2 में क्या है, भाग नंबर 2 में नागरिकता। इसमें है आर्टिकल अपने 5 से 11। इसमें दोस्तों ये भी हमारा संविधान का, भारतीय संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि नागरिकता स्वाभाविक सी बात है, नागरिकता को लेकर समय समय पर करंट में भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। करंट में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, शरणार्थियों का संकट, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता। अभी आपने वो देखा होगा कि जो बिहार में मतदाता सूची से बहुत सारे लोगों के नाम हटा दिए गए। तो किसको लेकर विवाद चल रहा है? ये मतदाता नागरिकता को लेकर कि कौन नागरिक है देश का, कौन नागरिक नहीं है, किसके नाम इसमें जोड़ने हैं, किसके नाम इसमें से हटाने हैं। नागरिकता का मतलब सीधा से यही होता है दोस्तों। इसमें प्लेटो, अरस्तु ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि नागरिकता का मतलब होता है अधिकारों से। किसी व्यक्ति से हम पूछें कि आपको किस देश की नागरिकता है और नागरिकता होने का मतलब क्या है, तो वो सीधी सी एक ही बात कहेगा कि नागरिकता का मतलब है कि मेरे पास कितने अधिकार प्राप्त है मुझे।
मुझे ये सारे अधिकार प्राप्त हैं, तो मुझे इस देश की नागरिकता है। मतलब किसी देश की नागरिकता को इस तरह से आप माप सकते हैं कि उस देश की नागरिकता मतलब रैंक में हाई है, कि उस देश में अधिकार ज़्यादा मिले हुए हैं। और एक देश में वहीं हम ऐसे तुलना कर सकते हैं, एक अमेरिका एक चीन है। तो अमेरिका में क्या है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सारे अधिकार मिले हुए हैं लोगों को, तो उस देश की नागरिकता ज़्यादा प्रभावी है। वहीं हम चीन की तुलना करें इस परिप्रेक्ष्य में, तो चीन में क्या है दोस्तों कि सामाजिक आर्थिक आर्थिक और सामाजिक अधिकार तो मिले हुए हैं लोगों को, लेकिन राजनीतिक अधिकार वहाँ पर कम मिले हुए हैं लोगों को। तो वहाँ की नागरिकता को हम एक तरह से बोल सकते हैं कि रैंक में वो नीचे ही आएगी। लेकिन वहीं हम भारतीय नागरिकता की बात करें तो भारत में नागरिकों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए हैं। एक तरह से भारतीय संविधान में लोगों को बहुत अधिकार दिए हैं, तो भारतीय नागरिकता भी इस सूची में उच्च स्थान पर ही आती है। तो हम ये भाग 2 है। अब हम आते हैं भाग 3 में। भाग 3 में क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार। ये भी भारतीय संविधान की आत्मा है, ये वाला भाग। इस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसमें है अपना आर्टिकल 12 से 35। मतलब ये इस भाग है और ये आर्टिकल है। इसमें से हर साल यूपीएससी एमपीपीएससी कोई भी एग्जाम हो, एक तो क्वेश्चन तो आ ही जाता है। डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेता है या फिर ये पूछ लेता है यूपीएससी कभी तुलना करके कि कौन सा मतलब किस आर्टिकल में क्या है, कौन सा मतलब भारतीयों को प्राप्त है, कौन सा विदेशियों को प्राप्त है। तो ये आर्टिकल भी हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद में भाग नंबर 4। भाग 4 में दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। इसमें दोस्तों हमारा 36 से लेकर 51 तक वर्णन है इसमें। तो भाग 4 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है इसमें। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व को हम जब डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाई 1 भाग, तो हम क्लियर कर लेंगे। लेकिन अभी थोड़ा बता देते हैं कि नीति निर्देशक तत्व वे होते हैं जब राज्य पॉलिसी बनाता है। तो स्पष्ट रूप से कहा गया है नीति निर्देशक तत्वों में कि राज्य जब भी पॉलिसी बनाएगा तो इन तत्वों को ध्यान में रखकर ही बनाएगा, और जिससे कि सामान्य हित में योजनाओं को लागू किया जा सके। जैसे कि राज्य इसमें नीति निर्देशक तत्वों में आपको बता दूं 1-2 आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। तो 1950 में ये दोस्तों ये तय कर दिया गया था कि आगे चल के राज्य ग्राम पंचायतों के उद्घाटन के लिए प्रॉपर रूप से काम करेगा। तो इसके लिए आगे 73 और 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया, और इसको एक प्रॉपर रूप से त्रिस्तरीय पंचायतें, त्रिस्तरीय नगर पालिकाओं का गठन किया गया। तो यही है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, थोड़ा लंबी क्लासें चलेंगी, लेकिन हम इसे आगे से अच्छे से पढ़ेंगे। भाग 5, भाग 4 का, भाग 5 नहीं आएगा, भाग 4 का आएगा 4 के बाद। इसमें हमारे मूल कर्तव्य में इसमें है 51 का। दोस्तों ये आर्टिकल मूल रूप से नहीं था हमारे भारतीय संविधान में। इसको एक्चुअली 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी जब। तो इसमें क्या है कि मूल कर्तव्यों को जोड़ना 1950 के समय एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि मूल कर्तव्यों को 1950 में क्यों नहीं जोड़ा गया, बाद में क्यों जोड़ा गया। क्योंकि जब संविधान निर्माताओं को इस चीज़ की समझ तो थी कि रूस के संविधान का उन्होंने अध्ययन भी किया था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, इन्होंने पहले ही रूसी क्रांति हुई थी, तो इस चीज़ से वो रूबरू थे इन चीज़ों से। लेकिन 1950 में क्यों नहीं जोड़ी ये चीज़ें। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, अभी बाद में हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि मूल कर्तव्यों को 1950 में इसलिए नहीं जोड़ा कि उस समय ऐसा माना गया कि भारतीय एक तरह से जनता है वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि मूल कर्तव्यों को पालन कर सके, और हम उनसे ये अपेक्षा कर सकें कि वो मूल कर्तव्यों को निभाए। तो मतलब और उस समय इतने संसाधन नहीं थे दोस्तों कि हम मूल कर्तव्यों को जोड़ें इसमें और नागरिकों से इनके पालन की अपेक्षा कर सकें। तो फिर उसके बाद में ये भी हुआ था कि 1975 के समय जब आपातकाल चल रहा था, तो लोगों ने अपने अधिकारों का इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा अनियोजित रूप से उपयोग किया उनका, और अपने कर्तव्यों को भूल गए थे। तो इंदिरा गांधी सरकार ने ये महसूस किया, उस समय सब विधि निर्माताओं ने महसूस किया कि लोगों को अधिकारों के अलावा मूल कर्तव्य होना भी जरूरी है।
तो इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा ये वाला पार्ट जोड़ा। ठीक है, तो इसमें हम मूल रूप से इसमें 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 11वें नंबर का, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 है। अभी हम जो भी संविधान संशोधन अधिनियम है, इनके द्वारा जो चीज़ें संविधान में बाद में जोड़ी गई हैं, इनको हम अलग से एक पूरा बताएंगे कि कौन सी चीज़ें मूल रूप से थी। मूल रूप से जो चीज़ें अभी तो जो हम पढ़ाई रहे हैं, ये मूल रूप से जोड़ी गई थी 1950 के समय, लेकिन जो चीज़ें बाद में जोड़ी गई उनको हम स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो ये चीज़ें बाद में जोड़ी गई, इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं, इसकी क्यों जरूरत महसूस हुई, इस पर कौन कौन से विवाद हुए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिए, ये चीज़ों को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आगे हम भाग 5 भाग 5 में आगे, इसमें है हमारा संघ, और इसमें दोस्तों आर्टिकल है हमारा 52 से 151 तक, तो एक्चुअली यही है, तो 52 से 151। इसमें दोस्तों हम संघ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि संघ में क्या क्या आता है, राष्ट्रपति, संसद, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा न्यायपालिका। तो ये सारी चीज़ों को हम इस भाग में पढ़ते हैं, भाग नंबर 5 में संघ, आर्टिकल 52 से 51। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मिटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आगे भी हमें चीज़ें लिखनी है, तो चलो ऐसे ही मिटा देते हैं यहाँ से। चलो अभी यहीं पे लिखते हैं, भाग 6, इसमें हमारा आर्टिकल 152 से 237, इसमें है संघ या राज्य क्षेत्र। उसमें संघ था ओनली, भाग 5 में संघ था, और भाग 6 में अपना संघ या राज्य क्षेत्र। तो इसमें आर्टिकल ये अपना हो गया। इसमें दोस्तों एक भाग 5 है और भाग 6 में है। इसमें स्पष्ट रूप से चैप्टरों के बेसिस पे इसमें डिवीजन किया गया है कि चैप्टर फर्स्ट में जैसे कि गवर्नर है, चैप्टर सेकंड में राज्य की कार्यपालिका है, चैप्टर थर्ड में जैसे कि इसकी सेंटर में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, तो राज्य में नहीं होता है। और चैप्टर नंबर 3 में जैसे कि राज्य की न्यायपालिका है, तो मतलब इसमें चैप्टर वाइज विभाजन किया गया है। तो इस चीज़ को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। अब हम लोग आ गए हैं भाग नंबर 7 में। ये मूल रूप से भारतीय संविधान में था शामिल, लेकिन इसको दोस्तों बाद में निरस्त कर दिया गया। मतलब भारतीय संविधान में इसकी कोई महत्ता नहीं थी, तो इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, एक तरह से हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मतलब कई सारे प्रावधान जोड़े गए और कई सारे प्रावधान हटाए गए। एक तरह से स्टार्टिंग का ही संविधान संशोधन अधिनियम था, तो इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये भाग 7 है अपना निरसित हटा दिया गया, इसको 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं, इसका तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। अब आ गए हम भाग 8, आर्टिकल संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, इसमें 239 से 242 दोस्तों भाग 8 में है अपना संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। एक्चुअली आपको बता दूं कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन कईयों आर्टिकल में किया गया है, कईयों भाग में किया गया है। जैसे कि भाग 1 में आर्टिकल फर्स्ट में किया गया है, पहली चीज़। दूसरी, इसका वर्णन यहाँ किया गया है आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। और तीसरी चीज़, इसका भाग 8 में भी किया गया है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 239 से 242 तक। तो हम आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में काफ़ी बता दिया गया है। भाग नंबर 9, तो भाग नंबर 9 में क्या है दोस्तों, पंचायतें।
इसमें दोस्तों अपना 243 से 243 ओ तक। दोस्तों ये मूल रूप से ये भाग नहीं था हमारे भारतीय संविधान में, इसको जोड़ा गया है बाद में। जैसा कि अभी बताया था, नीति निर्देशक तत्वों में इस चीज़ का उल्लेख कर दिया गया था कि मतलब सरकार इसके लिए काम करे, तो सरकार ने बाद में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके भाग 9 को जोड़ा। इसमें कि 243 से 243 ओ तक इसमें आर्टिकल है। इसमें मतलब कि पंचायतों का गठन किया गया है, पंचायतों का गठन किया जाएगा प्रॉपर रूप से त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाग 9 का। इसमें है नगर पालिकाएं। इसमें आर्टिकल है 243 ओ पी से जेड जी तक। दोस्तों भाग 9 का है, इसमें भी इसको भी बाद में जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और इसमें अपनी क्या है, नगर पालिकाएं, और इसमें आर्टिकल है 243 पी से 243 जेड जी तक। तो इसमें दोस्तों इसमें शहरी शासन है। अभी नेट JRF में सीधा क्वेश्चन आया था कि 74वें संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी शासन को जोड़ा गया। नेट JRF इसका जून 2025 का क्वेश्चन है सीधा कि शहरी शासन का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो यही है इसमें कि शहरी शासन, और इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रामीण शासन। इसको ग्रामीण स्थानीय शासन, तो इसको बाद में जोड़ा गया है। और इसमें आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक है, और ये भी हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें भी त्रिस्तरीय नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है, शहरी शासन का उल्लेख किया गया है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो ये है, चलो इसको हटा देते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं। आर्टिकल भाग 9 का, इसमें अपनी सहकारी समिति है। इसमें है 243 जेड जी से जेड एच तक आर्टिकल। इसमें दोस्तों सहकारी समिति है। ये भी मूल रूप से नहीं था, इसको भी बाद में जोड़ा गया। इसका संविधान संशोधन अधिनियम था 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि सहकारी समितियों को मतलब ऐसा माना गया है, इनकी ये ज़रूरत महसूस की गई दोस्तों कि हमारे देश में यदि रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, मतलब रोजगार को प्रॉपर रूप से रेगुलेट किया जाए, बेरोजगारी की संख्या बढ़ी रही थी, तो सहकारी समितियों में देखा गया कि सहकारी समितियों में रोजगार देने की बहुत ज़्यादा क्षमता है एक तरह से। तो इसमें संविधान की जो विधि विशेषज्ञ हैं उन्होंने ऐसा समझा कि सहकारी समितियों का गठन तो है, अभी भी है सहकारी समिति बहुत ज़्यादा, लेकिन इसको एक प्रॉपर तरीके से इनको रेगुलेट किया जाए। इसके लिए संविधान में इसको एक संवैधानिक संस्था बनाया गया सहकारी समितियों को, और इसका संवैधानिक रूप से इसका गठन करे सरकार, इसके लिए इसको संविधान में जोड़ा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट भाग है हमारा। तो आज हमने क्या है, भाग 1 से लेकर भाग 9 खा तक पढ़े, और इसके सारे आर्टिकलों के बारे में जाना, और इसमें किस आर्टिकल में क्या है। अब इसके बाद में एक्चुअली भागों की संख्या 22 है, तो इसको हम एक वीडियो में पूरा कवर नहीं कर सकते, 15-20 मिनट की एक वीडियो में पूरा कवर नहीं कर सकते, इसलिए आगे का हम कल से पढ़ेंगे। जो आज के आर्टिकल और भाग हैं इनका मतलब रिवाइज करना, और एक तरह से इनको रटना चाहिए इसको, क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी काम आ सकती हैं। इसको अभी हमने डिटेल में तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो इनको मतलब याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे से कल से करेंगे इसे आगे। थैंक यू।